गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने कल अपनी दो संधियां समझ ली थी। हम कल समझ चुके थे दीर्घ और गुण, ये दो संधियां कल हमने समझ ली हैं। आज हम अगली संधि को समझेंगे, वो है यण संधि। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों संधियां क्लियर होंगी तो ये वाली संधि जल्दी समझ में आ जाएगी। तो अगली संधि है यण संधि, जिसका सूत्र होता है इको यणचि। यण संधि है जिसका सूत्र है इको यणचि। हर संधि का अपना एक अलग अलग सूत्र होता है, ऐसे ही यहाँ पर यण संधि का सूत्र है इको यणचि। अब हर संधि का जो सूत्र है उसी में उसकी पूरी परिभाषा निकल के आ जाती है। यहाँ पर क्या है, इको का क्या निकल के आया, एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण कौन से आ जाते हैं, ई, उ, रे और ऋ। ये चार वर्ण आ जाते हैं किस प्रत्याहार में, एक प्रत्याहार में। तो क्वेश्चन बन जाता है कि यण संधि में आने वाले एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो एक प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं ई, उ, ऋ और ऋ। ठीक, फिर ये दूसरा है यण। एक प्रत्याहार निकला इक, दूसरा निकला यण। इक में ये चार आ जाते हैं और यण में आ जाते हैं या, वा, रा और ला। ठीक, इको यण ची और लास्ट में आ जाता है अच। अच में आ जाते हैं हमारे सभी स्वर। तो सीधी सीधी परिभाषा बनती है कि अगर एक प्रत्याहार के बाद यण प्रत्याहार आएगा, यानी यहां पर अगर एक प्रत्याहार है और उसके बाद एक प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आएगा, यण प्रत्याहार नहीं, एक प्रत्याहार के बाद यदि स्वर आता है, अच लिख देते हैं, अच, और वो भी कैसा है, असमान अच है। ठीक, एक प्रत्याहार के बाद अच और वो भी कैसा अच हो, असमान अच हो। अब असमान शब्द बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। तो असमान का मतलब क्या हुआ, एक में ई, उ, रे और रे आते हैं। ठीक, ई, उ, रे, ये चारों क्या है, स्वर ही है, और अच में क्या है, सभी स्वर आ जाते हैं। तो असमान का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ई है तो ई के बाद ई ही नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ ई है तो ई को छोड़ करके कोई भी अगर स्वर आ जाएगा तब हमारी किस संधि का योग बनेगा, यण संधि का। अगर समान आ जाता है, जैसे ई के बाद ई आया तो ई के बाद ई का आना, ये समान वर्ण हुआ। तो अगर ई के बाद ई आता है तो फिर यहाँ पर तो योग दीर्घ संधि का बनने लगेगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ई, उ, रे और रे के बाद असमान स्वर आएगा तो इक का यण आदेश हो जाता है, इक का यण हो जाता है। यण का मतलब क्या था, या, वा, रा, ला। ठीक है, अब समझिए इसको। इक का मतलब है इन चारों से, यण का मतलब है इन चारों से। अगर ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का क्या आदेश हो जाएगा, या। उ का हो जाता है वा, रे का हो जाता है रा, रे का हो जाता है ला। अभी इससे पहले जब हमने संधियां पढ़ी थी तो हम क्या कर रहे थे, ई प्लस ई जैसे ये स्थिति बनी थी तो इन दोनों के स्थान पर क्या कर रहे थे, बड़ी। फिर आ प्लस ई, जैसा कि ये गुण संधि में हमने देखा था, तो इन दोनों के स्थान पर क्या कर रहे थे, ए। तो इन दोनों के स्थान पर ए और ई आ रहा था, लेकिन यण संधि में दोनों के स्थान पर नहीं आता है। यण संधि में केवल यहाँ पर हमें देखना होता है कि अगर ई, उ, रे या ऋ में से कुछ है और उसके बाद पीछे स्वर हो, लेकिन कैसा स्वर हो, असमान स्वर हो, तो फिर हम ई का क्या कर देते हैं, या। उ का हो जाता है वा, रे का हो जाता है रा, ले का हो जाता है ला। सीधी सीधी परिभाषा बनती है कि अगर ई, उ, रे और रे के बाद असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, रे का रा और ले का ला आदेश हो जाता है। जैसे इतना समझ गए ना कि एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आना चाहिए। स्वर संधियां चल रही हैं तो दोनों तरफ स्वर होना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर एक प्रत्याहार है तो दूसरी तरफ असमान स्वर होना चाहिए। जैसे अति प्लस अधिकम, जैसे अति प्लस अधिकम। अति में क्या है, कौन सा स्वर, अति में ई निकल आया, अधिकम में क्या निकल आया, आ। ठीक है, अति में
ई निकल के आया, यहाँ आ निकल के। अब ये हमने क्या पढ़ा था कि एक प्रत्याहार के बाद, एक प्रत्याहार मतलब इन चारों से मतलब है, ठीक है। एक प्रत्याहार के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो ये ई आया तो ये एक प्रत्याहार हुआ, हो गया, क्योंकि एक प्रत्याहार में ई भी आ जाता है। और उसके बाद असमान स्वर आना चाहिए था, तो ई के बाद आ आया तो ये असमान स्वर भी हो गया। दोनों ही स्थिति पूरी हो गई, तो ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, या। ध्यान रखना, या व रा ला इन चारों में हलंत होता है, ये चारों ही आधे आते हैं, तो यहाँ पर भी हम हलंत के साथ लेकर आएंगे। तो फिर हमारा शब्द क्या बनेगा, अब ता में जो ई थी उसके स्थान पर या आदेश हो गया, तो ता कैसा हो गया, आधा, ता को आधा लिख देंगे। या भी कैसा आएगा, आधा, लेकिन या के आगे ये अधिकम में आ है, तो ये ह्रस्व आ इसमें मिला, या पूरा हुआ, शब्द क्या बना, अत्यधिकम। आया समझ में? एक और उदाहरण देखें। इति प्लस आदि, बनाइए इसको, इति धन आदि। इति में भी क्या है, ये ई निकल के आई है, एक प्रत्याहार हो गया, क्योंकि एक प्रत्याहार में ई उ रे और ले आ जाते हैं, ठीक है। ई के बाद यहाँ आ आया, ई के बाद आ का आना, एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर का आना हो गया, तो ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, या, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा, अब चूंकि ता में भी जो ई थी उसके स्थान पर या हो गया, तो स्वर जब चला जाता है व्यंजन आधा हो जाता है, तो ता कर देंगे आधा, या। अब या क्या, या आधा है, या आधा है, लेकिन आगे स्वर है, क्योंकि केवल ई के स्थान पर या हुआ है ना आदेश, ये तो पूरा फ्रेश है, तो इस जो बड़ा है वो बड़ा इसमें मिलेगा, और शब्द क्या बना, इत्यादि। क्लियर है? अगला बनाइए, मधु प्लस अरि। अगला उदाहरण है, बनाइए इसको, कोशिश कीजिए सब लोग। मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। इसमें देखिए, मधु में क्या है, उ, अरि में क्या है, आ, ठीक। उ है, ई उ रे और रे, उ है, एक प्रत्याहार हो गया, मतलब इसके बाद आ आया, असमान स्वर हो गया, तो उ के स्थान पर हम क्या आदेश करते हैं, वा, तो उ के स्थान पर क्या आ जाएगा, वा। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखने का बिल्कुल वही तरीका रहेगा कि धा में जो उ की मात्रा थी, उ के स्थान पर वा हो गया। अब चूंकि उ के स्थान पर वा हो गया तो धा आधा हो गया, क्योंकि स्वर चला गया, वा भी आधा ही आएगा, लेकिन वा के आगे क्या स्वर है, छोटा आ, जब वो आ इसमें मिलेगा तो वा पूरा हो गया, और री, तो शब्द क्या बना, मध्वरी। इंपॉर्टेंट है ये टीईटी, सीटीईटी और ये सुपर टैट इन सब में आ जाता है ये उदाहरण, ठीक है। अगला बनाइए, अगला है, इसको बनाइए आप लोग, ऋ धन आकृति। बनाइए इसको, क्या बनेगा, ऋ धन आकृति बना। हाँ, तो आपका शब्द ये बना होगा, लाकृति बना है। और जिन लोगों को नहीं आया ये समझ में कि ये कैसे बनेगा, देखिए लाकृति शब्द निकल के आएगा। जो लोगों का गलत हुआ वो लोग देखें, रे है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, रे अपने आप में पूरा है, रे, ठीक है। तो रे है, रे के बाद यहाँ पर क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, रे आ गया मतलब एक प्रत्याहार हो गया, आ आया मतलब असमान स्वर हो गया, तो रे के स्थान पर सीधा सीधा क्या होता है, ला, तो रे के स्थान पर हम ला लेके आएंगे। अब ला आधा आया, आगे स्वर क्या है, बड़ा, तो बड़ा ला में मिलेगा, शब्द क्या बन जाएगा, लाकृति। आ गया, ये समझ में आ गया सबको। चलो एक और, या का देख लिया, वा का देख लिया, ला का देख लिया, एक और बनाइए, मातृ धन आज्ञा। अगला है मातृ धन आज्ञा। मातृ में क्या है, री है, यहाँ री लिख हो जाएगा, फिर यहाँ क्या निकल के आया, बड़ा आ, री के बाद आ आया, री एक प्रत्याहार हो गया, बड़ा आ का आना असमान स्वर हो गया, तो जब ई उ रे ले के बाद असमान स्वर आता है, यड़ संधि का योग बन जाता है, रे के स्थान पर क्या हो जाता है, रा, रे के स्थान पर क्या होता है, रा। अब जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ता में से री चले गई है
चला गया तो ता आधा हो गया, रा भी आधा ही आ जाएगा, आज्ञा का आज्ञा पूरा शब्द हो जाएगा। पूरा शब्द लिखिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझो इसको, ये मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। माँ, तार आधा हो गया, रा भी जो आधा आया वो हो गया, और आज्ञा का आज्ञा हो गया। अब माँ तो पूरा का पूरा ही रहेगा, ठीक। ता और रा मिलकर के क्या बनता है, त्रा। जब ये जो त्रा वर्ण होता है ना, ये एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है, और ये किस किस से मिलकर के बनता है, ता और रा से, ठीक है। अब यहाँ पर ये ता और रा है तो मतलब क्या बन जाएगा, त्रा। अब ये जो त्रा बना ये भी आता बना, लेकिन इसके आगे स्वर क्या है, बड़ा है, तो बड़ा की सीधी सीधी मात्रा लगेगी और ज्ञा, शब्द क्या बन गया हमारा, मात्रा ज्ञा। आया ये समझ में। बस इतना ध्यान रखना कि ता और रा मिलकर के त्रा बनता है, ये दोनों व्यंजन वर्ण थे तो त्रा भी आधा आया, और जैसे कि हम आगे वाला शब्द अपने आधे वर्ण में मिला रहे हैं तो ये त्रा जो आधा आया था उसमें बड़ा आ मिल गया, तो शब्द क्या बन गया हमारा, मात्रा ज्ञा। क्लियर है। अब अभी हमने जितने बनाए हैं वो सभी क्या थे, विच्छेद से संधि बनाना। अब हम करते हैं संधि से विच्छेद। तो जहां से हम संधि को जोड़ते हैं, विच्छेद भी संधि का वहीं से होता है। जैसे अत्युत्तम, ठीक, अत्युत्तम। अब यहाँ पर या आया, या से ही हम संधि को जोड़ रहे थे, जैसे इति धन आदि बनाया था तो इति में या आया था, उसी या से दोनों शब्दों को जोड़ करके हमने इत्यादि शब्द बनाया था। ऐसे यहाँ पर क्या देखा आपने, या आया। या कैसे आता है, ई से या आता है, ठीक। अब या ई से आता है, ई के पहले क्या है, आद्याक्षर ता। ई से आता है, हमेशा जो आधा अक्षर होता है स्वर उसी पे जाता है, व्यंजन आधा होता है और उसे पूरा करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ई से या बनता है तो ई की मात्रा भी किससे चढ़ेगी, ता पे, ठीक। अब ता में ई की मात्रा हो गई, अब या में क्या है, ऊ है, ऊ है, ऊ से आगे वाला शब्द बन जाएगा तो क्या हो गया, अत्युत्तम। आया समझ में। एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि उदाहरण है अत्याचारः, ठीक। ये आधा अक्षर या व राला के पहले इसीलिए रहता है क्योंकि या व राला किससे बनते हैं, स्वरों से, और स्वर जाएगा किस पे, व्यंजन पे, तो इसीलिए या व राला के पहले आधा अक्षर रहता है। इस आधा अक्षर के बाद आपने या देखा, या ई से बनता है तो ई की मात्रा भी किस पे चढ़ेगी, ता पे, तो क्या हो जाएगा, अति प्लस, अब इसमें कौन सा स्वर था, या में बड़ा है, बड़ा को निकालो, आगे वाला शब्द बन जाएगा, क्या बना, अति धनाचारः, अत्याचारः। आया समझ में। अब एक उदाहरण आप लोग बनाइए, लृ धन आकारः, इसको बनाओ, लृ धन आकारः। शब्द बना होगा, लाकारः बना है। कैसे बना, ले के स्थान पर ला हो जाता है, ला आधा आया, आगे स्वर क्या था, बड़ा था, बड़ा उसमें मिलेगा, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, लाकारः। अब एक और संधि से विच्छेद देख लीजिए, जैसे है अभ्युदय, शब्द है अभ्युदय, भा के बाद या आया, या व राला ये बनते किससे हैं, स्वरों से। स्वर हमेशा पूरा किसे करते हैं, व्यंजन को, तो यहाँ आधा क्या है, भा आधा है, तो जो स्वर ई से, मतलब या जिस स्वर से बनता है, या ई से बनता है, तो जो ई आएगा वो पूरा किसे करेगा, भा को, तो हमने यहाँ बना दिया अभी। अब या में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, या का तो हमने ई कर दिया, तो यहाँ आगे अब ये जो ऊ की मात्रा है इससे आगे वाला शब्द बनेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, अभिधन उदयः, अभ्युदय। अब आपका विच्छेद सही है या नहीं है, तो यही शब्द निकाल के देखो, अगर यही शब्द विच्छेद से निकल के आ जाता है मतलब कि आपका विच्छेद बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अभी में क्या है, ई, उदया में है ऊ। ये दोनों ही तरीके देख लो जिससे आप लोग अपनी संधि को और विच्छेद को खुद से पहचान कर पाएं कि सही किया है या नहीं किया है। तो अभ्युदय या आपने विच्छेद कर दिया, अब ये सही है या नहीं है, तो
तो अभी से ई निकल के आया, उदया से ऊ निकल के आया, ई है एक प्रत्याहार हो गया, उसके बाद ऊ का आना असमान स्वर हो गया। ठीक, ई के स्थान पर क्या कर देंगे, या हो जाएगा। अब भा में से ई चली गई, उसके स्थान पर या हो गया, तो भा कैसा हो गया, आधा, या भी आधा आया, लेकिन आगे क्या है ऊ, तो ऊ की मात्रा जाएगी और दया का दया हो गया, तो शब्द क्या बना हमारा, अभ्युदया। आ गया समझ में। तो सीधी सीधी यण संधि का परिभाषा बनती है कि एक प्रत्याहार के बाद यानी कि ई, उ, रे और रे के बाद अगर स्वर आता है और वो भी कैसा, असमान स्वर, क्योंकि अच के आगे मैंने सभी स्वर इसलिए लिखा था क्योंकि अच का मतलब हो जाता है सभी स्वर, अच में हमारे सारे स्वर आ जाते हैं, लेकिन इस संधि में हमें कैसा स्वर चाहिए, असमान स्वर चाहिए। ठीक, तो यदि एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आएगा तो एक प्रत्याहार का हम क्या आदेश कर देते हैं, यण आदेश हो जाता है। यण आदेश मतलब या, वा, रा, ला, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, रे के स्थान पर रा, ले के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। क्लियर है ये। इसीलिए इको यणजी सूत्र, ये सूत्र है जो कि पूरी परिभाषा निकाल देता है कि एक प्रत्याहार का हम क्या करते हैं, यण आदेश कब करते हैं, जब अच प्रत्याहार असमान अच परे हो। ठीक, चलिए अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। ध्यान रखना, पेपर में ये पूछ लेते हैं कि यण संधि में यण आदेश होता है किस प्रत्याहार का, तो ध्यान रखना एक के स्थान पर यण आदेश होता है और एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, तो एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आ जाते हैं, ई, उ, रे और ऋ। यण संधि में एक के ई के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो यण संधि में एक के ई के स्थान पर या आदेश होता है, उ के स्थान पर वा, रे के स्थान पर रा, ले के स्थान पर ला आदेश होता है। ठीक है, अब अगली है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। आप लोग अपने एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल देती हूँ परिभाषा, उसे आप लोग लिख लिया कीजिए, लिखा हुआ आपके पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप लोग ये जान पाएंगे कि कितना हम समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए। ठीक है, और इन उदाहरणों को खुद से भी एक बार बना करके देखा कीजिए। वृद्धि रेची, वृद्धि संधि का क्या हो गया, वृद्धि रेची। सबसे पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, जो कि वीडियोस इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई थी मैंने। सबसे पहली थी दीर्घ संधि, उसका सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घः। फिर आई थी गुण संधि, उसका सूत्र था आद गुणः। फिर आई थी यण संधि, उसका सूत्र था इको यण ची, जो कि अभी अभी आपने पढ़ी है। फिर इसके बाद हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेची। अब ये संधि कहाँ आती है, तो ये संधि कहती है जब आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ हो या बड़ा हो, उसके बाद यदि ए, ओ, ऐ और औ ये 4 वर्ण आए। कौन कौन से, ए, ओ, ऐ और औ। किसके बाद आना चाहिए, या तो उसके पहले छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ठीक, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें किस प्रत्याहार में रखते हैं, एच प्रत्याहार में। ठीक, अब यदि आ के बाद ए, ओ, ऐ, औ आएगा तो आदेश क्या हो जाता है, ऐ और औ। वृद्धि संधि होती है मात्राओं की वृद्धि करने वाली संधि। ए की 1 मात्रा होती है, ऐ की कितनी मात्राएं होती हैं, 2, इसीलिए ये आदेश क्या करती है, ऐ। ऐसे ही ओ की 1 मात्रा होती है, ऐ की कितनी मात्राएं होती हैं, 2, इसीलिए ये क्या करती है, ऐ और औ आदेश करती है। अब किसके स्थान पर ऐ होगा, किसके स्थान पर औ आदेश होगा, तो जब आ और आ के बाद या तो छोटा हो या उसके बाद बड़ा हो, आ और आ के बाद यदि ए आए चाहे ऐ आए, ठीक, छोटा बड़ा के बाद चाहे ए आए चाहे ऐ आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ, और ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, ओ या औ में से कोई आए,
ये बीच में स्लैश मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो ओ होगा या आओ होगा, तो आपको क्या आदेश कर देना है, आओ आदेश कर देना है। ठीक, तो सीधा सीधा सूत्र क्या कहता है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाएगा। कौन सा प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, ए, ओ, आय और औ। तो क्वेश्चन बन जाता है कि आय और औ आदेश करने वाली संधि कौन सी है, तो ध्यान रखना आय और औ ये दोनों आदेश कौन सी संधि करती है, वृद्धि संधि, जिसका सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि। और कब करती है, जब आ या आ के बाद ए आय आएगा तो आय आदेश हो जाएगा, ओ औ आएगा तो औ आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण ये मैं साफ कर रही हूँ, आप लोगों को लिखना हो तो लिख सकते हैं। जैसे सदा प्लस ए, सदा में क्या है, बड़ा आ है, ए में क्या है, ए। आ और ए ये संधि केवल एक के स्थान पर नहीं करती है, कि दोनों के स्थान पर करती है। ठीक है, तो आ और ए मिलकर के क्या हो गया, आय। आ और ए मिलकर के हो गया आय। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, सदैव, क्योंकि दा में जो बड़ा आ था वो चला गया, ए में जो ए था वो चला गया, दोनों के स्थान पर क्या आया, आय। तो सीधा सीधा हम मात्रा किसकी लगाएंगे, आय की मात्रा। शब्द क्या बनेगा हमारा, सदैव। ऐसे ही अगला है यथा प्लस ए, तो इसका भी क्या बन जाएगा, यथा में बड़ा आया है, ए में ए है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय। तो शब्द बना हमारा यथै। अगला है वन प्लस औषधि, बनाइए इसको, वन धन औषधि। वन में क्या है, हिरस्व आ है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ऐसा ही तो लिखा जाएगा, वा आ ना और आ। तो वन में क्या हो गया, लास्ट में क्या आया, हिरस्व आ। औषधि में क्या है, आओ, आ के बाद आओ आया, तो आदेश क्या हो जाएगा, औ। यानी आ और ओ ये दोनों चले जाएंगे, केवल क्या रह जाएगा, औ। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, सीधा सीधा औ की मात्राएं चढ़ाइए ना पर, और ये औ तो चला गया ना, यहाँ से आ चला गया, यहाँ से औ चला गया, दोनों के स्थान पर औ आया, तो सीधा सीधा शब्द क्या बनेगा हमारा, वनौषधि। आया समझ में। एक उदाहरण खुद से बनाइए, लिखिए महाधन औषधि। जैसे ये वनौषधि बनाया, ऐसे ही उसे बनाने की कोशिश करो, महाधन औषधि। तो शब्द बन जाएगा, आप लोग यहाँ से कौन सा वर्ड निकल रहा है, यहाँ से कौन सा वर्ड निकल रहा है, ये पूरा सब निकाल के बनाएंगे। मैं सीधा सीधा शब्द लिख रही हूँ, वो हो जाएगा महौषधि। आया समझ में। एक और उदाहरण देखिए, जैसे वन धन औक्सा, तो इसका क्या बन जाएगा, वन में क्या है, आ, औक्सा में है ओ, आ और उ मिलकर के क्या हो जाता है, औ। आ और उ मिलकर के क्या होता है, औ आदेश हो जाता है। तो सीधा सीधा शब्द क्या बनेगा हमारा, वनौक्सा। समझ में आई कि अगर आ छोटा हो या फिर बड़ा हो, यहाँ क्या आया था, वन में आ आया था, इससे पहले जब हमने सदा प्लस ए बनाई थी तो वहां बड़ा आया था। तो आ या आ के बाद ए, ओ, आय या औ आता है, तो आ ए मिलकर के आय हो जाएगा, आ आय मिलकर के आय हो जाएगा, आ ओ मिलकर के आओ हो जाएगा, और आ औ मिलकर के आओ हो जाएगा। तो आय और औ आदेश करने वाली संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या हो गया, वृद्धि रेचि। ये क्लियर है, आ गया अच्छे से समझ में। तो आज हमने दो संधियां पढ़ी, एक थी यण संधि जिसका सूत्र था इको यणची, और दूसरी है वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि में प्रत्याहार आ जाता है एच, और इस एच प्रत्याहार का मतलब है ए, ओ, ऐ और औ। इन्हीं चार वर्णों को हम क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि आदेश कर देते हैं। वृद्धि में क्या हो जाता है, ऐ और औ आदेश हो जाता है। समझ में आया ये, देख लेना, जहाँ पर भी जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि कहाँ आप लोगों को समझ नहीं आया। चलिए, थैंक यू।